नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC MTS एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। आने वाला जो एग्ज़ाम है SSC MTS का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना आपका स्कोर बने उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य जो थे उनके दूसरा नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उनका दूसरा नाम कौटिल्य और साथ साथ विष्णुगुप्त था। तो दो नाम थे उनके, और कौन से? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर ए और बी आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, उनके शासनकाल में ये थे, मतलब उनको राजा बनाने में सबसे अहम योगदान इनका रहा है। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया, उसको भी ध्यान रखना है। बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर वॉज कॉल्ड रंगीला। तो मुगल एम्परर में से किसको रंगीला कहा जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किसको कहा जाता है? तो मुहम्मद शाह को। किसको? मुहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा है मुगल एम्परर में? तो ये क्वेश्चन जब बनता है तो आपको ध्यान रखना है अकबर का। अकबर मुगल साम्राज्य के तीसरे राजा थे। तीसरे, इनसे पहले हुमायूं, उनसे पहले बाबर थे। बाबर ने ही मुगल एम्परर की स्थापना की थी 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट लड़के। याद रखिएगा, आजकल बेसिक क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मतलब अगर आप सब्जेक्ट्स की पकड़ नहीं रख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो आपको सबसे पहले अगर तैयारी शुरू करनी है तो सब्जेक्ट्स पर पकड़ रखना ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, Who was the constitutional advisor to the Constitution? तो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दिमाग अगर BR अंबेडकर जी पे जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। आंसर होगा BN राव। BN राव जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूशन के। रिसेंटली के एक एग्ज़ाम में पूछा गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी है, उसको कब लागू किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। ये तो आपको पता ही होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? BR अंबेडकर साहब। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, और यकीन मानिए अभी रिसेंटली में NTPC का एग्ज़ाम हुआ, इस बुक से स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बने हैं। तो आपको इसे परचेज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट मिले। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मेल स्पोर्ट्स पर्सन टू रीच BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। तो बैडमिंटन की जो वर्ल्ड फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई है, उसमें कौन से ऐसे भारतीय हैं जो कि फाइनल पर पहुंचे हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, तो आप इसे समझ भी सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सब ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। तो किदाम्बी श्रीकांत ही बैडमिंटन से रिलेटेड एक यहाँ पर प्लेयर है, तो आप इनका नाम आसानी से लगा सकते थे अगर आपको नहीं मालूम था तो। राजीव गांधी जो अवार्ड है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया और अब कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। तो सबसे पहला जो अवार्ड था विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे चेस के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको मिला था पहला अवार्ड। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे पर्सन हैं जो कि टोक्यो में भारत के लिए इंडिविजुअल मेडल, गोल्ड मेडल जिता कर लाए हैं। और अभिनव बिंद्रा वो पर्सन है जो कि पहले पर्सन थे जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत को 10 मीटर की जो शूटिंग हुई थी उसमें भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है?
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अभी रिसेंटली में चर्चाओं में आ गए हैं, इसीलिए आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव पत्रा। कौन? नरेंद्र ध्रुव पत्रा, याद रखना है। फीफा के हेड इस समय पर गियानी इन्फेंटिनो है। सौरव गांगुली प्रेसिडेंट है। बीसीसीआई के भारत में क्रिकेट कंट्रोल करने वाली एक बॉडी है। और कल्याण कृष्णमूर्ति ये सीईओ है। किसके सीईओ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब ये किसी खेल से जुड़े हुए नहीं है, ये किसी कंपनी के सीईओ है, आपको बताना है किन के हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड। तो उज्ज्वला योजना कब लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलेटेड है मुफ्त में गरीब लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड कराना है, जिससे कि गैस का जो धुआं है उससे वो लोग मुक्त हो सके। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बना है, पहला स्टेट बना है जहां पर जो धुएं से मुक्त एलपीजी 100% वहां पर लोग यूज करने लग गए हैं। तो उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को। कहां से? बलिया से, उत्तर प्रदेश के बलिया से ये योजना स्टार्ट हुई थी और बहुत बेहतरीन योजना है देखा जाए तो, क्योंकि धुएं से छुटकारा इसमें देने की कोशिश की गई। इस तरीके की जो योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाई गई 2014 के बाद, और पुरानी भी पूछी जा रही है जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुरानी आप कब तक याद करेंगे? आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से शासन कर रहे हैं उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए पेज पर और कहीं चिपका लीजिए, जिससे रेगुलर नज़र पड़ेगी तो आपको याद हो जाएगा कि डेट के साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये अवेलेबल है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में ये अवेलेबल है। तो डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब एनएसडी कहां पर अवेलेबल है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये अवेलेबल है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में अवेलेबल के साथ साथ इसको फॉर्म किया गया था 1959 में। यहां पर जो स्टेज पर परफॉर्म करने वाले बेहतरीन कलाकार निकालती है ये वाली इंस्टीट्यूट। और आपको ध्यान रखना है ये काफ़ी कम बच्चे लेती है और उसके बाद उनको कुछ जब तक वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब तक वो पढ़ाई कर रहे होते हैं इसकी, तब तक उनको कुछ पैसा भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये नई दिल्ली में उपस्थित है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट वुमेन टू क्लिम्ब माउंट एवरेस्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी जैपनीज, उनका नाम था जुंको तैबी, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। और जो बछेंद्री पाल है, ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो कि क्लिम्ब करी है माउंट एवरेस्ट पर। याद रखना है, भारत से पहली बछेंद्री पाल है और जुंको तैबी जो कि दुनिया में नंबर 1 महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लिम्ब करी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द अर्जुना अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। तो किस साल अर्जुन पुरस्कार को स्थापित किया गया था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, अर्जुन अवार्ड खेल में बेहतरीन योगदान, अपने खेल में बेहतरीन योगदान और बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड मिलता है, जो कि 1961 में ये अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था। आपको बता दूं, इस साल जो 2021 का जो अर्जुन अवार्ड था उसमें 35 लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दूं, इसके साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 12 लोगों को दिया गया। द्रोणाचार्य अवार्ड जिसको 1985 से स्टार्ट किया गया, 5 लोगों को इंडिविजुअल और 5 लोगों को मतलब लाइफ टाइम के फॉर्म में और जो द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है Which one of the following countries is not a member of the OPEC? OPEC जो कि
पेट्रोलियम से रिलेटेड, पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड कंट्रीज यहाँ पर मिलकर एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा हुआ है, जिसके मेंबर कौन नहीं है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मलेशिया इसका मेंबर नहीं है। मलेशिया जो कि इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। जो ये ओपेक है, इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था बगदाद इराक में, लेकिन उसके बाद वियना ऑस्ट्रिया में इसको शिफ्ट किया गया और अभी वहीं पर है। फाउंड इसको किया गया था बगदाद ईरान 1960 में। आपको ध्यान रखना है, भारत को जो ऑयल सबसे ज़्यादा देने वाली कंट्री है वो कौन है? तो वो इराक ही है। कौन है? इराक। दूसरे नंबर पर कौन आ गया? रशिया। और तीसरे पर सऊदी अरेबिया पहुंच गया है। टोटल इसके 13 कंट्रीज़ हैं। आप मैप पर देख सकते हैं, लेकिन मलेशिया यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा। आपको ध्यान रखना है, ईरान, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ये 5 मेंबर हो गए। और इधर इराक, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, नाइजीरिया और गाबोन और अंगोला, ये जो कंट्री, ये 13 कंट्री है जो कि ओपेक की मेंबर है। अभी रिसेंटली में नाइजीरिया को देखकर एक क्वेश्चन आया है मेरे दिमाग पर। रिसेंटली में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया कि नाइजीरिया ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों का बर्थ हुआ है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आया रिसेंटली में, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज फर्स्ट टुक पार्ट इन द ओलंपिक गेम इन द ईयर। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर 1900 होता तो आपको ध्यान रखना है 100 में भारत के एंग्लो इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो प्रॉपर टीम भारत ने ओलंपिक में 1920 में भेजी थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, डोडा ट्राइब्स मेनली लिव इन। तो डोडा ट्राइब कहाँ पर रहती हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टीसीएस ने पूछे हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। डोडा ट्राइब कहाँ पर अवेलेबल है? तो तमिलनाडु पे ये रहती है मेनली, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु की अलग अलग ट्राइब्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरावलन है और साथ साथ इनमें कनियान है। ये दोनों एग्जाम में पूछी गई, तो आपको इन दोनों को मेन फोकस रखना है और बाकियों को भी पढ़ लेना है, क्योंकि आजकल इस तरीके से कहीं से भी कुछ अगर चर्चाओं में रही तो आपको ट्राइब याद रख लेनी है। कोई त्यौहार मनाया किसी ट्राइब ने, वो याद कर लेना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज़ वेल नॉन फॉर एलिफेंट। तो एलिफेंट के बारे में कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस इनमें से सेंचुरी है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरला। केरला में अवेलेबल है पेरियार। तो केरला का जो स्टेट एनिमल वो भी एनिमल है, कर्नाटका का भी एनिमल है। तो केरला में अवेलेबल है पेरियार सेंचुरी, तो वो हाथियों के लिए फेमस है। कान्हा मध्य प्रदेश में है और ये किसके लिए? टाइगर के लिए फेमस है। गिर एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है और ये गुजरात में अवेलेबल है। काजीरंगा आसाम में अवेलेबल है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, राइनोसरस के लिए फेमस है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट। इनमें से कौन से बाल्टिक स्टेट नहीं है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनमें से बेलारूस बाल्टिक स्टेट नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी तीनों जो देश हैं, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, ये तीनों के तीनों बाल्टिक स्टेट हैं। मैंने यहाँ पर लगाने की कोशिश की है, ये बाल्टिक सी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं पोलैंड, साथ साथ यहाँ पे लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया, ये इसके साथ बॉर्डर को टच करते हैं, तो ये एक बाल्टिक स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए और भी है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है जो जिस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट। पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है और पूछा भी जाता है बार बार। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो पुर्तगाल की पोर्चुगीज की लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। टोटल 6 लैंग्वेज है यूनाइटेड स्टेट की, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच,
रशियन और स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की है और पुर्तगाल इसमें नहीं आती। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द पेमा यांगसे मोनास्ट्री सिचुएटेड। तो पेमा यांगसे मठ जो है भारत के किस राज्य में अवेलेबल है? ऐसा क्वेश्चन रिसेंटली में बना है, जो अरुणाचल प्रदेश का एक मठ पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर डाला गया। तो ये जो पेमा यांगसे मोनास्ट्री है, ये सिक्किम का एक मोनेस्ट्री है, आपको ध्यान रखना है, मठ है सिक्किम का, और सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ। तो 371, पहले तो 370 पूछा जाता था, लेकिन वो अब तो अबॉलिश हो चुका है, तो इसीलिए अब 371 ज़्यादातर एग्जाम में आपको मिलता है। तो 371 जो है, ये 371 में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें 370 अभी सारे बताता हूँ। 371A वाला नागालैंड के लिए स्पेशल पावर प्रोवाइड कराता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 371 जो कि महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल पावर देता है, 371A नागालैंड को देता है, 371B असम को देता है, 371C मणिपुर, 371DE आंध्र प्रदेश, 371F सिक्किम, G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश और I देता है गोवा को। तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।